सो यहाँ पर हम करने वाले हैं क्विक थंबनेल स्केचिंग यूजिंग 3 वैल्यूज़। तो जैसे कि हम ड्राइंग में सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, ये सिंप्लीफिकेशन मेथड से, जो कि हम ब्लॉकिंग मेथड भी बोलते हैं, कि बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइंस को पहले ड्रॉ करना, उसके जो प्रोपोर्शन है उसको पहले क्रिएट करना, क्योंकि जब तक प्रोपोर्शन सही नहीं होते आप आगे कितनी भी डिटेलिंग ऐड करो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। मोस्टली बिगिनर्स यही मिस्टेक करते हैं कि वो पहले डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाद में वो देखते हैं कि ड्राइंग थोड़ी सी गलत थी। तो यहाँ पर मैं आईज़, नोज़ एंड जो चिन वाला पार्ट है उसको अलाइन करने के लिए मिडिल में एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पहले आ जाए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ड्राइंग बहुत छोटे से सरफेस पे है, एक कॉपी पे छोटे छोटे थंबनेल स्केचेस, क्योंकि जब भी कभी हमें फाइनल आर्टवर्क करना होता है, आप फाइनल पोर्ट्रेट बनाओ, चाहे आप अगर आप ग्रिड का यूज़ करके पोर्ट्रेट्स बना रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से वर्क करती हैं कि आप एक एक बॉक्स के अंदर की वैल्यू देखते हो, बट जब आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो आपको पूरे पोर्ट्रेट की ओवरऑल वैल्यू को जज करना होता है। जैसे हम ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस होते हैं। आप रियल लाइफ में देखो या फिर आप किसी भी पोर्ट्रेट में, किसी भी चीज़ में आप देखोगे फ़ोटो में, तो वहाँ बहुत सारी हज़ार तरह के ट्रांजिशंस होते हैं, जिसमें कंफ्यूज्ड होके हम बहुत ज़्यादा उसको डिटेल ऐड करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो पोर्ट्रेट ख़राब दिखता है। तो वैल्यू को वो सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ड्राइंग में पहले सब अपनी जो फेशियल फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें एक जगह पे पहले आ रही हैं, और उसके बाद में मैं वैल्यू के जो शेप्स हैं, जैसे कि ये आई के नीचे एक ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है वैल्यू शेप को भी साथ के साथ ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम वैल्यू के शेप को भी ड्रॉ करते हैं तो उससे भी हमें ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमें सिर्फ आउटलाइन ही नहीं देखनी होती, वैल्यू के शेप्स को भी जज करना होता है। तो स्टार्टिंग में इस तरह के जो वैल्यू वाले जिसमें कहीं से एक सोर्स है लाइटिंग का, इसमें जैसे लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है, फेस पे पड़ रही है, एंड राइट साइड पे आपको शेडो दिखाई दे रही है। तो इस तरह के रेफरेंसेस लेने से ज़्यादा हमें स्टडी करने मिलता है, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। जो कि हम फ्लैट जो रेफरेंस यूज़ करते हैं, जो खासकर जो मोस्टली कमीशन वर्क होते हैं, वो सामने से फ़ोटो क्लिक होती है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखाई देते हैं, उनमें इस तरह की वैल्यू नहीं दिखती। और वैल्यू क्या होती है कि वैल्यू से हम अपने सरफेस पे, आप जिस भी सरफेस पे बना रहे हो, चाहे छोटी स्टडी कर रहे हो या बड़ी पेंटिंग बना रहे हो, तो उसको हम 3 डायमेंशन में दिखा सकते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी सब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो उसके अपोजिट साइड में वैल्यू क्रिएट होंगी। तो यही वैल्यू उस एरिया को 3 डायमेंशनल दिखाती है, फॉर्म क्रिएट करती है। तो किसी भी ड्राइंग में लाइट एंड शेडो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन मेथड से ड्रॉ किया है, बट पहले लूमिस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मेथड ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ आपके प्रोपोर्शन के गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लूमिस में आप ज़रूरी नहीं कि आपके प्रोपोर्शन एग्जैक्ट आए, वो सिर्फ एक 3D इफ़ेक्ट दिलाता है पोर्ट्रेट को आपके। वो भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से एक जो स्ट्रक्चर होता है हेड का वो कंप्लीट होता है। तो उसको सीखने के बाद आपके साथ साथ आपको सिंप्लीफिकेशन भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं पहले लाइट एंड शेडो को सेपरेट कर रही हूँ। एक हिस्सा जो लाइट है वो लाइट है, दूसरा हिस्सा जो शेडो वाला पार्ट है। तो यहाँ अभी मैं बहुत सारे ट्रांजिशंस एक बार में ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक लाइट एंड एक डार्क, ये 2 वैल्यू हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एरिया लाइट में रहेगा, कौन सा डार्क में रहेगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम तीसरी मिड वैल्यू होती है उसको निकालते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन।
जब हम सही से ऑब्ज़र्व करते हैं वैल्यू को तो वो हमारी ड्राइंग भी वैसे ही आती है। मेनली क्या होता है, हम लाइट डार्क अपने रेफरेंस में देख के उसको शुरू से ही अचीव करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। पहले आपको वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें एक एक करके ऐड करते जाते हो। तो जैसे कि एजेस पे हम काम करते हैं, बैकग्राउंड में यहाँ पर जो लॉस्ट एज है हेड के पार्ट में, नेक के पार्ट के नीचे थोड़ा सा लाइट है, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके करते हैं। बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बैकग्राउंड भी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जब हम बैकग्राउंड करते हैं तो आपका सामने का सब्जेक्ट वो अच्छे से हाईलाइट होता है, कंट्रास्ट क्रिएट होता है वहाँ पर, और उसके जो आउटलाइंस हैं, क्योंकि हमें शुरू से आउटलाइन बनाने की आदत होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ड्राइंग में आउटलाइन का कोई रोल नहीं होता, ड्राइंग में वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। तो एक बार 2 वैल्यू देने के बाद में हम इसमें फिर डार्कर वैल्यू और मिड वैल्यू को भी हम धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली रॉ। ये एक रॉ वीडियो है, यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हुआ ऐड, मैंने कोई काट छाँट नहीं की है। जो भी सामने में है, जो गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये स्केचेस होते ही इसलिए हैं ताकि आप जितनी भी मिस्टेक्स करते हो उन मिस्टेक्स को ऑब्ज़र्व करो एंड उसे सेकंड स्केच में इम्प्लीमेंट करो कि आपने इस स्केच में जो गलती करी है वो आगे जाके ना करो। क्योंकि कभी मुझे भी ऐसा फील होता था कि फ्री हैंड पोर्ट्रेट करना तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे तो यही नहीं बन पाता, तो पोर्ट्रेट क्या बनेगा। बट आप जब अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करते हो, लाइंस पे वर्क करते हो, वैल्यूज़ पे वर्क करते हो, तो सब चीज़ पॉसिबल होता है। आप भी अगर ग्रिड मेथड से फ्री हैंड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे स्केचेस आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे आप काफ़ी हद तक वैल्यू को अच्छे से समझ पाते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने एक बार भी इरेज़र यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्विक स्टडी कर रही हूँ। जब हमारा गोल एग्जैक्ट बनाना होता है, वो लॉन्ग आवर स्टडीज़ में हम जितना चाहे हम इरेज़र यूज़ करते हैं उसको और अच्छा करने के लिए, बट यहाँ पर सिर्फ हमें अपने गोल को अचीव करना है, किस तरह से हम उसकी वैल्यू को सही कर पाएँ। तो वैल्यू में एक और चीज़ है कि जब भी आप पोर्ट्रेट्स करते हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट करते हो तो एजेस का सबसे बड़ा रोल होता है, जो कि हार्ड एज होती है, सॉफ्ट एज होती है, लॉस्ट एज होती है। जैसे कि यहाँ पर आप हेड वाला पार्ट देख रहे होंगे, वहाँ पर हेड एंड बैकग्राउंड दोनों एक कलर का है। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब रेफरेंस को पास से देखते हैं तो वो अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आँखों को स्क्विंट करके देखते हैं तो वो बैकग्राउंड के साथ में मिक्स हो रहे होते हैं। क्योंकि ये फ़ोटो को मैंने अभी छोटा करके यहाँ पर लगाया हुआ है तो वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट इसी रेफरेंस को अगर आप जूम करके देखोगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब मोबाइल से बनाते हैं ना तो जूम कर के देखते हैं, तो इसीलिए हमारी वैल्यूज़ भी गड़बड़ हो जाती हैं। तो आप चाहे मोबाइल से बनाओ या फिर रेफरेंस से बनाओ, किसी बड़े टैबलेट से बनाओ, आपका कभी भी आप जूम इन जूम आउट मत करिएगा, क्योंकि उसी से ही हमारी वैल्यूज़ बहुत गड़बड़ होती है। तो इसीलिए शुरू में जब स्टडी करते हैं तो प्रॉपर हम क्लासिकल ट्रेनिंग में उसमें प्रिंट आउट्स निकालते हैं, साइड बाय साइड रख के वर्टिकल सेटअप में सारी चीज़ों को सीखते हैं। बट साइड बाय साइड इस तरह की छोटे छोटे स्टडीज़ जब आप करते रहते हो तो आप कम टाइम में भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, ताकि आप जब फाइनल वर्क करो, काफ़ी टाइम दे के करो, तो वो वहाँ पर चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फाइनल आर्ट वर्क बनाएंगे, हम सिर्फ फाइनल पेंटिंग्स बनाएंगे, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हमें डेली रूटीन में करते रहना चाहिए, जिससे
हमारे माइंड में वैल्यू को लेके बहुत अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रहती है। तो शुरू में सीखने में डिस्ट्रैक्शन कहाँ होता है पता है? हम दूसरे आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो इस तरह से बना रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट के टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अपने प्रिंसिपल पे, अपने फंडामेंटल पे काम करने की ज़रूरत होती है। सिंपली आप सीखोगे कि आपकी लाइंस कैसी होनी चाहिए, लाइन की जो रिदम है कैसा होना चाहिए, लाइन का एंगल क्या है, साथ में फॉर्म कैसे ऐड करने हैं और वैल्यूज़ कैसे डिसाइड करनी है। अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कितनी वैल्यू यूज़ करोगे, क्योंकि कलर पे जाने से पहले आपको वैल्यू का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वैल्यूज़ क्लियर नहीं हैं तो आप कलर्स के कॉन्सेप्ट को भी कभी अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा टफ होती है चीज़ें। जैसे दो तरह के कलर हैं, मान लो वो सेम वैल्यू के हैं, मान लो एक ग्रीन है, मान लो एक ब्लू है, बट उनकी वैल्यूज़ सेम हैं, तो वहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें से दिखता है एक लाइट है एक डार्क है, क्योंकि वो कई वार्म कलर होते हैं, कूल कलर होते हैं, तो इस तरह से वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए वैल्यू को पहले जज करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं हेड वाला एरिया में मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं पे डार्कनेस और ज़्यादा है, तो धीरे धीरे हम लेयर वाइज उसमें फिर और डार्कनेस ऐड करते जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बस 3 वैल्यू ही हैं, एक लाइट वैल्यू, एक मिड वैल्यू एंड डार्क वैल्यू। इतने से ही पोर्ट्रेट का जो एसेंस है, उसका जो इमोशंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कैप्चर हो जा रही हैं। तो यहाँ पर हम डिटेलिंग पे बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं है। तो आई होप आपको इसको देख के कुछ आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा वैल्यू को लेके कि आपकी शेडिंग क्यों सही नहीं होती है। क्योंकि शेडिंग हम डिटेलिंग की तरह देखते हैं कि हम पोर्ट्रेट में जैसी चीज़ें देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही करें। अगर हम वैसा ही करते हैं तो कई बार वो हमारा इल्यूजन्स भी होता है, हम गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें अपनी आँखों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना होता है, उसको स्क्विंट करके देखना होता है, जिससे हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में कहीं कहीं पे ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइटनेस है, उसको एक इरेज़र की हेल्प से, जो कि है नीडेड इरेज़र, जो कि एक च्युइंगम की तरह होता है, उससे आप काफ़ी हद तक डस्ट उठा पाते हो अपनी ड्राइंग से। तो आप देख रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे एक पेज पे, ये ज़ेरॉक्स पेपर की एक फ़ाइल है, उसमें एक पेज पे 3 से 4 इस तरह के पोर्ट्रेट वर्क मैंने किए हैं। तो आप भी करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग में अगर आपके एंगल्स सही नहीं होते हैं तो मैंने एक एंगल ई बुक डिज़ाइन की हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रही हूँ। आप अपना नाम और एंगल ई बुक लिख के अगर सेंड करेंगे तो वो मैं भेज दूँगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली स्टडीज़ से आप मिस ना कर सको।